नमस्कार। आज हम सिर्फ 2022 के हरियाणा बोर्ड सोशल साइंस पेपर को हल नहीं करेंगे, हम इसे डीकोड करेंगे। मतलब हर सवाल के पीछे की स्ट्रैटेजी को समझेंगे ताकि आने वाले एग्जाम के लिए हमारी तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये पूरा विश्लेषण। हमारा प्लान बिल्कुल सिंपल है और इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव सवालों में एक डीप डाइव लेंगे, मतलब सीखेंगे कि परफेक्ट आंसर्स कैसे लिखने हैं। इसके बाद होगा एक रैपिड फायर राउंड, जहां हम ऑब्जेक्टिव सवालों से अपने ज्ञान को टेस्ट करेंगे। और आखिर में हम इस पूरे पेपर से जो भी सीखेंगे उससे बनाएंगे एक विनिंग स्ट्रैटेजी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले भाग से, द डीप डाइव। यहाँ हम देखेंगे कि सब्जेक्टिव सवालों के वो सटीक और असरदार जवाब कैसे लिखें जिनसे एक भी नंबर कटने का चांस ही ना रहे। पॉलिटिकल साइंस का हमारा पहला सवाल सीधा लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा है। सवाल है, राजनीतिक समानता आखिर है क्या? सुनने में तो ये काफी सिंपल लगता है ना? पर इसके असली मायने क्या है और ये इतनी जरूरी क्यों है? आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, राजनीतिक समानता का सीधा साधा मतलब है कि देश के हर नागरिक को, चाहे वो कोई भी हो, राजनीति में हिस्सा लेने का बराबर हक मिले। इसमें 2 चीजें सबसे अहम हैं। पहली, हर एक वोट की कीमत बराबर हो, और दूसरी, हर किसी को चुनाव लड़ने का बराबर मौका मिले। बस यही वो चीज है जो पक्का करती है कि सरकार में हर किसी की आवाज पहुंचे। अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जुड़ा है सत्ता के विकेंद्रीकरण से, यानी पावर को जमीनी स्तर तक पहुंचाने से। सवाल ये है कि 1992 में जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उसने हमारे स्थानीय शासन, मतलब हमारी पंचायतों और नगरपालिकाओं को कैसे बदल कर रख दिया। देखिए, इस एक संशोधन ने ना लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर सच में बहुत मजबूत बना दिया। सबसे बड़ा चेंज क्या था? स्थानीय शासन को एक संवैधानिक दर्जा मिल गया, जिससे वो पावरफुल हो गए। फिर हर 5 साल में चुनाव कराना कंपलसरी हो गया। और सबसे क्रांतिकारी कदम था महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। इससे राजनीति में उनकी भागीदारी जबरदस्त तरीके से बढ़ी। अच्छा, अब बात करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस की जो डेमोक्रेसी की गाड़ी को चलाते हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन इनकी राह में भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। तो सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिनका सामना आज भारत की पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। तो मोटे तौर पर 4 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली है पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी की कमी, मतलब बड़े फैसले बस कुछ गिने चुने नेता ही ले लेते हैं। दूसरी है वंशवाद, यानी डायनेस्टी पॉलिटिक्स, जहां काबिलियत से ज्यादा परिवार का नाम चलता है। तीसरी चुनौती है चुनावों में पैसे और मसल पावर का बढ़ता इस्तेमाल। और चौथी, वोटर्स के पास मीनिंगफुल चॉइस की कमी, क्योंकि अक्सर सारी पार्टियों की पॉलिसीज एक जैसी ही लगने लगती हैं। अब इसी सवाल के साथ एक और में, यानी विकल्प में, एक और गहरा सवाल था कि आखिर लोकतंत्र में पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। और ये सवाल सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं, ये तो डेमोक्रेसी की आत्मा से जुड़ा है। चलिए इसके 2 मेन कारण समझते हैं। पावर शेयरिंग के पीछे 2 बड़े और मजबूत कारण हैं। पहला तो है एक प्रैक्टिकल कारण। ये समाज के अलग अलग ग्रुप्स के बीच झगड़े और टकराव को कम करता है, जिससे देश में शांति रहती है। और दूसरा है एक नैतिक कारण कि भाई पावर शेयरिंग ही तो लोकतंत्र की असली आत्मा है। जब लोगों का शासन में हिस्सा होता है, तभी तो वो सरकार लेजिटिमेट, यानी वैध और मजबूत बनती है। चलिए अब पॉलिटिकल साइंस से आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं ज्योग्राफी सेक्शन का। यहाँ हम इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर से जुड़े कुछ जरूरी सवालों को देखेंगे। पहला सवाल है, आधारभूत उद्योग यानी बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? तो सोचिए, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो बाकी सभी इंडस्ट्रीज का आधार बनती हैं, उन्हें कच्चा माल देती हैं या मशीनें बनाकर देती हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लोहा और इस्पात उद्योग, जो कि हर मशीनरी उद्योग की बैकबोन है। अगला सवाल है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन करने का। तो मैन्युफैक्चरिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को मशीनों की मदद से ज्यादा कीमती और काम की चीजों में बदल देते हैं, जैसे गन्ने से चीनी बना देना। और हाँ, ये किसी भी देश की इकोनॉमी के डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। अब आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पर, यानी एग्रीकल्चर पर। सवाल 2 हिस्सों में बटा है। पहले तो हमें कृषि को डिफाइन करना है, और फिर भारत की जो मेन फूड क्रॉप है, चावल, उसकी खेती के लिए कैसी ज्योग्राफिकल कंडीशंस चाहिए, ये बताना है। तो देखिए,
कृषि का मतलब सिर्फ फसलें उगाना नहीं है। ये जमीन जोतकर फसलें उगाने और साथ ही साथ पशुपालन करने की कला और विज्ञान दोनों हैं। और जहाँ तक चावल की बात है तो ये एक मेन खरीफ फसल है। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, और खूब सारा पानी, मतलब 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा सालाना बारिश। सब्जेक्टिव सवालों के आखिरी हिस्से में अब हम अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जो सीधे सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और देश की तरक्की से जुड़े हैं। इस सेक्शन में इकोनॉमिक्स से कई जरूरी सवाल थे। चलिए एक एक करके देखते हैं। एक सवाल था बैंकों के दो मेन कामों पर। तो पहला काम है लोगों से डिपॉजिट लेना और दूसरा जिन्हें जरूरत है उन्हें लोन देना। सिंपल। फिर एक सवाल था मनरेगा 2005 पर। ये वो स्कीम है जो गांव में साल में 100 दिन के काम की गारंटी देती है। इसी के ऑप्शन में एक सवाल था धारणीयता पर, यानी सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब है कि हम रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचे रहें। और आखिर में सवाल था अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर्स के बारे में। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर सीधा नेचर से जुड़ा है, जैसे खेती। सेकेंडरी सेक्टर में आती है फैक्ट्रीज, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, और टर्शरी सेक्टर हमें सर्विसेज देता है, जैसे बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट। बहुत बढ़िया। तो सब्जेक्टिव सवालों का डीप एनालिसिस हो गया है। अब टाइम है अपनी स्पीड और मेमोरी को टेस्ट करने का। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रैपिड फायर राउंड। तैयार है सब? लेट्स गो। ओके, पॉलिटिकल साइंस से शुरू करते हैं। बेल्जियम में संविधान संशोधन कितनी बार हुआ? 4 बार। श्रीलंका का सबसे बड़ा भाषाई ग्रुप सिंघली। लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन किसके लिए है? महिलाओं के लिए। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल अमेरिका। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टीज 750 से भी ज्यादा। दुनिया में फेडरल सिस्टम वाले देश करीब 25। सिंघली को राजभाषा कब बनाया गया? 1956 में। और कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा। अब बारी है ज्योग्राफी की। सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है? उत्तराखंड। लावा चट्टानों से कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से कौन सा राज्य नहीं जुड़ा है? महाराष्ट्र। चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में। वहां किसानों पर किस खेती का दबाव था? नील की खेती का। इनमें से रबी की फसल कौन सी है? चना। पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में। रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बदलना क्या कहलाता है? विनिर्माण। और अब इकोनॉमिक्स। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर किस बेसिस पर बांटे जाते हैं? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। HDI की फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक। फाइनल गुड्स क्या होती हैं? वो जो सीधे इस्तेमाल के लिए तैयार हों। और बैंकिंग किस सेक्टर में आती हैं? टर्शरी, यानी तृतीयक सेक्टर में। शानदार। रैपिड फायर राउंड यही खत्म होता है। अब हम आ गए हैं अपने एनालिसिस के सबसे जरूरी हिस्से पर, द विनिंग स्ट्रैटेजी। यहाँ हम इस पूरे पेपर से जो भी सीखा है उसे एक सॉलिड प्लान में बदलेंगे। तो इस पेपर को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कुछ टॉपिक्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस में पावर शेयरिंग और डेमोक्रेसी, ज्योग्राफी में मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और रिसोर्सेज, और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी के तीनों सेक्टर्स और डेवलपमेंट। इन टॉपिक्स पर अच्छी पकड़ होना मतलब दूसरों से एक कदम आगे रहना। मैप वर्क में पूरे नंबर स्कोर करना असल में काफी आसान हो सकता है। इस पेपर में जो जगह पूछी गई थी उन पर नजर डालते हैं। वेस्ट में महाराष्ट्र में कोयना डैम, साउथ में केरला में पेरियार डैम, सेंट्रल इंडिया से बहती हुई नर्मदा नदी और ईस्ट में महानदी, और ईस्ट कोस्ट पर ओडिशा में पारादीप पोर्ट। इन मेन लोकेशंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी चाहिए। तो हमारी फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है? बस ये 4 बातें ध्यान रखनी है। पहली, डेफिनेशंस को एकदम सटीक याद करें। दूसरी, डिफरेंस बताने वाले सवालों की प्रैक्टिस करें। तीसरी, डेट्स, जगह और नंबर्स जैसे फैक्ट्स ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए बहुत जरूरी हैं। और चौथी, और वाले सवालों में हमेशा वो क्वेश्चन चुनें जिसका जवाब आपको सबसे अच्छे से आता हो। तो इस पूरे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के बाद अब हम सब यकीनन बेहतर तैयार हैं। हमने सिर्फ 2022 का पेपर सॉल्व नहीं किया, बल्कि एग्जाम के पैटर्न और सवालों के पीछे की सोच को भी समझा है। तो अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना है। हमारी बेस्ट विशेस आप सबके साथ हैं। और हाँ, जाते जाते एक सवाल, इस पूरे एनालिसिस के बाद अब तैयारी में सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या रहने वाली है? क्या डेफिनेशंस पर फोकस करना है, फैक्ट्स को रटना है, या फिर मैप की प्रैक्टिस करनी है?
इस पर जरूर सोचिएगा।